हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आप लोग ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल सर साहब किधर हैं? सर आने लगे उनको कॉल की है पर्सनली वैसे उनको। फैसल अमीन को। यस सर, वो कह रहा था मैं ज्वाइन करने लगा, अभी तक ज्वाइन किया नहीं वैसे। अब्बास भी ऑनलाइन है, ये नहीं आ रहा। सर एक दफ़ा फिर मैं कोऑर्डिनेट कर लेते हैं उनसे। अब्बास को। मुईद, अब्बास, फैसल और जर चारों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं, रादर कि हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। और आप में से एक जो है, आप 5-6 लोग सारे हैं, वो आप आपस में पहले कोऑर्डिनेट कर लें कि क्लास से पहले सारे इकट्ठे हो जाया करें, ताकि ज़्यादा लेट ना हो क्लास। और दूसरा ये है कि आपकी इसके अलावा भी क्लासेस चल रही हैं कोई? जी सर, हम सर इस वक्त कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं कॉल भी रिसीव नहीं होती और इधर से मैसेज करते हैं तो उसका भी रिप्लाई, लेकिन शाम के वक्त या दोपहर को उनसे बात हो जाती है। तो इस वक्त पता नहीं क्या मसला होता है। हम तो कोशिश करते हैं लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता सर। ठीक है ना। अगर वो इस तरह क्लास अटेंड नहीं करेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं, पहली बात तो ये है कि उनका अपना जो लॉस है वो हो रहा है। दूसरे नंबर पे फिर वो इसको फर्दर क्लियर किस तरह करेंगे? फिर अगर अगले साल तक लटक जाएंगे तो कहेंगे कि यार देखो, हमारे साथ डिपार्टमेंट हमें तंग कर रहा है। तो अब हाँ जी। क्लास तो लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। आप अगर क्लास लिए बगैर ही अगर होना है पास, तो फिर आप लोग क्यों बैठे हैं? 3-4 लोग, आप लोग भी ना बैठें फिर। सिर्फ 3-4 के हाँ साथ ऐसी ज्यादती क्यों हो कि वो सुबह सुबह आए और आके क्लास भी अटेंड करें 2-3 घंटे की, उसके बाद फिर वो अपना सारा जो होमवर्क है या जो लेक्चर है उसके ऊपर भी अपना दिमाग लड़ाएं। उन्होंने भी पास होना है, जो नहीं आ रहा वो भी पास है। तो जस्टिफाइड नहीं है ना। मतलब आप थ्रू आउट सेमेस्टर आए ना और बाद में रिक्वेस्ट कर लें कि सर मेरा तो बड़ा सख्त मसला था, तो ठीक है, बैड लक सही, आप नेक्स्ट टाइम फिर कर लीजिएगा अगर सख्त मसला था तो ये चीज़ जी जो है सर। आप कम्युनिकेट कर दें सबको कि इस तरह अगर आप नहीं आएंगे तो फिर बड़ा मसला होगा। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट मंडे को और ट्यूसडे को जो लेक्चर है हमारा, उसको हम उसको इसी वीक में मुझे कंडक्ट करने के लिए आपने बताना है, चाहे जिस दिन भी आपके पास टाइम है, नो प्रॉब्लम, चाहे वीकेंड पे हो चाहे किसी भी वक्त आपके पास हो। तो वो आप लोग आपस में सर कोऑर्डिनेट कर। वेंसडे, जी सर हमारा मुझे वेंसडे या फिर फ्राइडे को फ्री स्लॉट होती है। जब आपके सर पास होती है ना फ्री स्लॉट, तो आप आपस में कोऑर्डिनेट करके तो मुझे बता दें। अभी हमारे पास जैन भी प्रेजेंट है, जर नहीं है,
कुर्बान प्रेजेंट है, मुईद नहीं है, अब्बास अब्बास आप आए हुए हैं? फैसल, अब्बास अब्बास को आवाज नहीं जा रही। सर आवाज तो आ रही है आपकी, वैसे पता नहीं उसने माइक ऑफ किया होगा। अब्बास बैठे हो या ज्वाइन करके चले गए हो कहीं? पता नहीं सर, इन्होंने मुझसे लिंक मांगा था कि ज्वाइन करनी है, फिर खुद ही ज्वाइन हो गए हैं। अब पता नहीं। अब इस चीज का क्या किया जाए? लिंक आपसे मैसेज पे मांगा है? या सर वो ग्रुप नहीं बनाया सर, हुआ है ना कॉल तो की थी इधर। जी, वो तो कॉल करके ना इन्होंने पूछा है, इन्होंने समझा शायद मैसेज नहीं सीन करेंगे, लेकिन हम तो एक्टिव बैठे हैं 7 बजे। तो अब कोई मैसेज नहीं किया कि मेरा कोई इंटरनेट का मसला, लाइट का मसला है, या मैं बोल नहीं सकता? कोई मैसेज नहीं किया? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं सर, मैसेज नहीं। अभी तक तो कोई। चल ठीक है, आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? जी जी सर। सर अच्छा यार आप सर आपसे एक हाँ रिक्वेस्ट जी। करनी थी। सर कल ट्यूसडे को हमारा लेक्चर होता है, तो वो मैम सादिया विदा से बात हुई तो मैक्सिमम बच्चों ने सब्जेक्ट इंप्रूव किया हुआ है कल। तो वो ये कह रहे थे कि सर अगर ट्यूसडे की बजाय अगर वेडनेसडे को हम अपना लेक्चर फॉरवर्ड कर लें, तो मैम सादिया कह रहे थे कि सारी करेंगे कोऑर्डिनेट जो रिस्पेक्टिव सर होते हैं ना, तो वो इस लेक्चर को आगे पीछे अगर मतलब अगर कोई कोलैबोरेट हो रहा है किसी लेक्चर के साथ तो वो देख लें। कौन तो करता है इसके अलावा? आज किसके साथ हो रही है आपकी क्लास ओवरलैप? सर जो कल लेक्चर हो रहा है वो थर्मो का हो रहा है मैक्सिमम बच्चों का ना। कुछ ने लैब और कुछ ने थ्योरी वगैरह वो साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो वो कल मैडम लेक्चर। ने एक दिन रख दी है दोनों का? या सर वो इकट्ठा हो गया, तो मैम वो ही कह रही थी मैम सादिया के वो आप सर से ही बात कर लें, और क्या ना, क्योंकि मैक्सिमम लेक्चर्स जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट हो रहे हैं, क्योंकि जो कोर्सेज ऑफर हुए हैं वो ज़्यादा हैं तो वीक कम है, डेज जोन से है वो, फिर उस हवाले से मैम ने कर दिया वो। नहीं तो आपका एग्जैक्टली उसी टाइम पे है जब वो मेरा लेक्चर है, या या उसके सर बाद है? या सर 8:30 उनका भी स्टार्ट होता है और 8:30 आपका भी स्टार्ट होता ये कैसे हो सकता है? चलें अभी जबकि सर वो 2 क्रेडिट और हैं। मैं जी मैडम सर, से वो दो बात कर क्रेडिट लूँ। और हैं, वो पहले खत्म हो जाता है, अभी आपका चलता रहता है। तो इसलिए फिर हमने लास्ट टाइम भी मतलब की कोशिश की थी कि आपके लेक्चर लेंगे, तो उन सर से बात करेंगे, लेकिन उधर मेजोरिटी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, तो वो मुश्किल ही होगा उनके लिए। चले हम इसको मैं मैडम से भी आज बात कर लूँगा और इसको भी हम निगोशिएट कर लेंगे, लेकिन इस वीक में तो आपको पता है, मैं आपको बताया ना कि नेक्स्ट वीक में आप वैसे ही उसका लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन इस वीक में मुझे इवन 2 फर्दर जो लेक्चर्स हैं वो चाहिए हैं, ताकि नेक्स्ट वीक अगर मैं अवेलेबल ना भी हूँ तो इन केस अगर कोई एक छोटा सा इशू है, अगर वो हो जाता है मसला, तो फिर मैं क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो उसको जी सर, आगे कोई ट्रैक मसला करने नहीं, की कर बजाय लेंगे। मैं उसको पहले पढ़ा के जाना चाहता हूँ, ताकि ये ना हो कि फिर वापस आके आप लोगों पे बर्डन बने। तो हम इजी होके पहले ही पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल में ये अच्छा रहेगा। है। यस तो इस सर, वजह कोई से मसला कह रहा हूँ ठीक इस है सर, वीक में आपके हो पास जाएगा। जब भी टाइम हो वो मुझे आप लाजमी कम्युनिकेट करें, जी सुबह हो शाम में हो, इवन आप रात को है आपके पास 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ईशा के बाद, जब भी टाइम है आपके पास आप लोग कम्युनिकेट करें तो हम उस वक्त कंडक्ट कर लेंगे वो। चले जी सही है सर। सर। सर रात को तो इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आया था, लेकिन दिन को ही बता देंगे आपको।
जब आप इजी फील करें। और दूसरा ये वाला लेक्चर फिर हम कर लेंगे, आपके पास जो स्लॉट होगी फिर उस पर हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, यस सर। जी सर। अच्छा, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इसका, वेस्ट वाटर का। तो इसमें जो बेसिक हमारे पास डेफिनेशंस है उनको भी देख लेते हैं। लेकिन ये सारा सिस्टम आपने ऑलरेडी वेस्ट वाटर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज नेटवर्क डिज़ाइन में ये आपने डिस्कस किया होगा कि किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से हमारी जो लाइंस हैं वो बिछाई जाती हैं और उनके अगेंस्ट फिर हम उनका वेस्ट वाटर को कलेक्ट करते हैं। उसी हवाले से ये जी सर बेसिक हमने पढ़ा। डेफिनेशन है। तो इन बेसिक डेफिनेशंस को भी हम रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के साथ लिंक्ड हैं। यही वो चीज़ें हैं जो सारा वेस्ट वाटर डिफरेंट पॉइंट से कलेक्ट करके इकट्ठा करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके आती हैं। अब आप थोड़ा सा इसको एक बड़ा सिस्टमेटिक वे में चीज़ें अरेंज हुई हुई हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाटर जो है बेसिकली जो ड्रिंकिंग वाटर है या फ्रेश वाटर है वो हम रिवर से लेते हैं या हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर हम कोई हमारे पास डैम है, कैनाल हमने बनाई हुई है तो उसमें स्टोरेज होती है तो उससे हम आगे कंजम्पशन के लिए उसको अपने पास जो है वो यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं। उसके लिए फिर हम वाटर फिल्ट्रेशन या ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम एक बिछाते हैं पूरे सिटी में। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब तो ये हुआ ना कि वो सारा वे जो जितना भी वाटर ट्रीट किया है वो सारे का सारा हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अराउंड द सिटी। तो वो वाटर जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स एंड नीड्स, तो फिर वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया एट दैट टाइम। मतलब हम उसको वेस्ट वाटर कहते हैं टर्मिनोलॉजी में। अदरवाइज उसको रिसोर्स वाटर भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, और उसको वापस रिकवर भी किया जा सकता है। तो फिर वही वेस्ट वाटर जो घरों में या जहाँ पे भी वो डिस्ट्रीब्यूशन उसको पहुँचा रही थी उस पानी को, जब वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको वापस कलेक्ट करने का मैकेनिज्म भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो वापस कलेक्ट करने का सिस्टम इंस्टॉल होता है उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो ये हैं जो हम यहाँ पे अभी शेयर कर रहे हैं आपस में। और उसकी कलेक्शन के बाद जो सिस्टम आना है दैट इज दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका बेसिक मैकेनिज्म ये है कि हम वाटर को जो हम कंज्यूम करके वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर चुके हैं उसमें हमने पोल्यूशन ऐड कर दी है, उसको हमने कंटामिनेट कर दिया है। अब उसकी सिचुएशन या उसकी जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि उसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज करें टू दी सरफेस वाटर बॉडी, क्योंकि वहाँ से तो हम पीने के लिए पानी ऑलरेडी ले रहे हैं या यूज़ करने के लिए पानी ले रहे हैं जो हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के थ्रू हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डाल रहे हैं। तो अगर हम जो वेस्ट वाटर है उसको वहाँ पे विदाउट ट्रीटमेंट अगर वहाँ पे ऐड करते रहेंगे तो फिर हमारा वेस्ट वाटर उसको कंटामिनेट करके उसको भी वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ जो है वो बिल्कुल से कंप्रोमाइज ना किया जाए उसके ऊपर और वो सेफ रहे। ये एक एक्टिविटी है। इसी तरह सारी जितनी भी हमारी पोल्यूशन की स्ट्रीम्स हैं, पोल्यूशन के चैनल्स हैं, उन सब में यही हमारा गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो इनकमिंग जो हमारी यूज़ करने के लिए चीज़ें आ रही थी वो हमारे लिए बेनिफिशियल थी, हमने उनको यूज़ किया, वेस्ट में कन्वर्ट किया। अब हम उनको वेस्ट से डायरेक्टली इन्वायरमेंट में अगर वेस्ट को ऐड करेंगे तो इन्वायरमेंट को
हम ये करते हैं कि हम उसको हैंडल कर लेते हैं, उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मैक्सिमम जो डिग्रेडेशन हो रही है या पोल्यूशन हो रही थी उससे बच जाता है। तो इसलिए हम वेस्ट वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट वाटर हम, एक तो ये बात क्लियर हो गई, चैनल का आपको पता चल गया कि वाटर कहाँ से आता है, ट्रीट होके, और फिर वहाँ से कितना आता है वेस्ट वाटर में, और वेस्ट वाटर के साथ क्या करना है। तो वो जो हमारा बीच में एक यूनिट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसको हमने किस तरह से डिजाइन करना है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके क्या प्रोसेस, को पढ़ने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए ये सब्जेक्ट है। तो कलेक्शन, अब जो देखिए ट्रीटेड वाटर है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट वो हमने प्रोवाइड करना है सारी को, कम्युनिटी को, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। या जब हम इसके वाइस वर्सा देखते हैं, जब हमने वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है, तो वेस्ट वाटर अब हम उसी पब्लिक से, उसी कम्युनिटी से हमने कलेक्ट करना है। पब्लिक या कम्युनिटी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे अपना जो है रिफ्यूज वेस्ट वाटर जो है वो वहाँ पे वो लेके आए, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ही इंस्टॉल करने हैं कलेक्शन नेटवर्क। तो उस कलेक्शन नेटवर्क में जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है, a pipeline intended to carrying wastewater and storm water is called as sewer line। sewer line जो होती है, ये आपको पता है, जो मेन हमारी जो हम वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके तो लेके जा रहे होते हैं प्लांट की तरफ। इसी तरह हाउस सीवर की बात करें तो एक्सटेंशन फ्रॉम द बिल्डिंग टू द पब्लिक सीवर, आल्सो कॉल्ड हाउस सीवर। अब ये जो कनेक्शन है हमारा, मेन एक गली में जा रही है लाइन कलेक्शन की, तो उसके साथ जो हर घर को इंडिविजुअल बेसिस पे एक ही लाइन से हमने कनेक्ट किया होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाउस सीवर। सैनिटरी सीवर क्या है? सीवर इंटेंडेड टू कैरिंग सैनिटरी वेस्ट वाटर एंड अदर वाटरबोर्न वेस्ट फ्रॉम रेजिडेंसेस, कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ये सैनिटरी सीवर जो है, नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होता है, घरों से हो, कमर्शियल एरिया हो, कोई भी प्लाजा है, कोई होटल है, कोई बिल्डिंग है, लाइक यूनिवर्सिटी है, कोई और इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ से सैनिटरी या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो आ रहा है उसको कैरी करने वाली जो है उनको सैनिटरी सीवर भी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हाउस सीवर को भी सैनिटरी सीवर कह सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेड हो जाता है उसके नाम से, फिर वो कमर्शियल एरिया और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको वो इंस्टीट्यूशन वगैरह को इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करती, हाउस होने की वजह से, उसमें वर्ड हाउस यूज होने की वजह से। दैट इज वाई वी एड अनदर डेफिनेशन विच इज कॉल्ड एज सैनिटरी सीवर। फिर स्टॉर्म सीवर आ जाता है। स्टॉर्म सीवर में it carries storm water and surface water, street wash and other wash water or drainage, but excludes domestic wastewater and industrial waste। तो अब ये वो सिस्टम है जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता। इवन आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखें तो वहाँ पे भी जो हर डिपार्टमेंट है उसका जो उसकी उसको हाउस सीवर तो हमने दी हुई है, मेन सीवर भी दी हुई है, और वो सारे का सारा कलेक्ट होके किसी पॉइंट पे भी जा रहा है वेस्ट वाटर। लेकिन जब बारिश हो रही होती है और बारिश की वजह से जितना भी स्ट्रॉम वाटर एक्यूमुलेट होता है, वो सारे का सारा कहाँ जाता है, क्या मैकेनिज्म है, किसी को कोई पता नहीं है। मतलब डिप्रेशन हैं, स्लोप है, वो बस जहाँ पे जिस तरफ पानी को जगह मिलेगी वो उस तरफ चला गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई हमारा सिस्टमैटिक वे नहीं है, हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं उस पानी के साथ, जबकि वो एक सोर्स है। और उसके लिए ये सारे जो कैटेगरीज हैं, जैसे रोड को भी वो वॉश कर देता है, इसी तरह सरफेस को भी वॉश कर देता है, और जितना भी उसमें रेन वाटर है वो भी, या स्टॉर्म वाटर है वो भी, सारे का सारा आ रहा होता है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक
बाकायदा एक अलहदा से नेटवर्क होता है जो हम अलहदा ही रखते हैं सेंट्री सीवर से, तो वो हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, एब्सेंट है सिस्टम में, इसलिए मे बी आप अज्यूम करें और सिर्फ आपको अज्यूम करके ही चलना पड़ेगा, हालांकि नस्ट में वो है। और उसका बड़ा आसान सा हल है, कोई इतना कोई बहुत बड़ा वो कोई सेटअप नहीं है, कि आपने जो वेस्ट वाटर की कलेक्शन नेटवर्क के लिए लाइंस बिछाई हुई हैं वो तो अंडरग्राउंड है, ये अबव द ग्राउंड होता है, आपके सरफेस पे होता है। आपने बस एक छोटी सी वो ड्रेन सी बना देनी है और उसी में वो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप देख लेते हैं कि जिस तरफ ग्रेविटी, जिस तरफ स्लोप जा रही है उसी तरफ उसको लेके जाते जाते हैं और एक जगह पे आप उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जो अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वायरमेंटल जो है यूनाइटेड कैफ़े की तरफ से या बैंक वाली साइड से या हमारा जो हाइड्रोलिक लैब है उसकी तरफ से जितना भी स्ट्रॉम वाटर आ रहा होता है वो सारे का सारा आप भी मूव करते हैं वहाँ पे, घूमते फिरते हैं, आपने भी देखा होगा कि पूरी की पूरी एक लेयर होती है वाटर की पूरी रोड पे जो चल रही होती है। तो अगर हम उसको एक चैनल दे दें साइड पे ही, बिल्कुल जहाँ पे वो हमारा उसका डिवाइडर है जो साइड पे, उसके साथ ही हम अगर उसको एक ड्रेन दे दें तो सारे का सारा वहाँ पे क्यूमुलेट होके तो वहाँ से वो मूव करेगा और एक पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं या जा रही है, तो उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। चाहे हम उसको रिटेन कर लें, वहीं पे हम जो हमारे स्टैंड है, जो बस स्टैंड है उसके पीछे जो डिप्रेशन है, तो वहाँ पे हम प्रॉपर कोई रिचार्जिंग वेल बना दें कि ग्राउंड वाटर ही रिचार्ज होता रहे, हम उस पर कुछ नहीं करना चाहते। तो ये एक सिस्टमेटिक वे होगा, इसको स्ट्रॉम सिवर कहते हैं। सेपरेट सिवर सिस्टम वही कि आप उनको सेपरेट कर दें, कि अगर तो आपका स्ट्रॉम वाटर है तो वो अलहदा आ रहा हो और सैनिटरी सिवर अलहदा हो रहा हो। यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है जो हमें नज़र नहीं आती स्ट्रॉम सिवर्स, तो वो उसकी वजह ये है कि हम इकट्ठा कर देते हैं उनको, विच इज़ कॉल्ड एज कंबाइंड सिवर सिस्टम। और कंबाइंड सिस्टम जो है वो आपको मैंने ये दोनों की जो डेफिनेशन है उनको आप अगर इकट्ठा कर देते हैं तो वो कंबाइन हो जाएगा। सीवेज इटसेल्फ क्या है? वाटर दैट इज नॉट इंटेंडेड टू यूज और दैट हैज बीन यूज्ड एंड इज परमिटेड टू एस्केप और विच अनअवॉइडेबली एस्केप। ये वाटर वो है जो अब आप इसको फर्दर यूज नहीं करना चाहते और अब ये जो है टोटली आप इसको अलाउ कर रहे हैं कि ये आपके हाउस से, आपकी प्रॉपर्टी से आप इसको डिस्चार्ज कर दें एज एन एफ्लुएंट, और जो जितना भी उसका वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली आप रिलीज कर देते हैं। तो इसको या जो भी आप जैसे वेस्ट की डेफिनेशन है कि जो अनडिजायरेबल आपके पास कोई चीज़ होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्ट। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि जो अनडिजायरेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो यूज़ कर चुके हैं आप, अब आप उसको अपने पास अपने घर में नहीं स्टे करवाना चाहते, दैट इज़ कॉल्ड एज सीवेज। और सीवरेज क्या होता है? द सिस्टम ऑफ सीवर्स used to collect and carry storm and wastewater away for treatment and disposal। तो वो जो सीवरेज सिस्टम है हमारा, तो वो बेसिकली उन सर्वर्स को कलेक्ट करता है एक नेटवर्क की फॉर्म में पूरे सिटी से, और उसको कलेक्ट करने के बाद छोटी जो सिवर्स हैं हाउस सिवर्स से मेन सिवर्स में आता है, मेन सिवर्स से फर्दर आगे जो बड़ी सिवर्स हैं उनमें कलेक्ट होता है, और इसी तरह से अल्टीमेटली इट एंड्स अप इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इसको सिवरेज कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। Lateral sewers में a sewer that discharges into a branch or other sewer and has no other common sewer tributary to it। तो ये जो हमारा नॉर्मली घरों से जो आ रहा है वो उसको आप कह सकते हैं कि जो आपका वेस्ट वाटर कलेक्ट करके किसी और मेन सिवर लाइन में ऐड कर देता है। मेन सिवर लाइन आगे क्या होती है? इट्स अ सिवर टू विच वन और मोर ब्रांच सिवर्स आर ट्रिब्यूटरी। तो
तो जिसकी आगे फर्दर ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज क्या कि जो मेन गली में जा रही है उसकी ब्रांचेज वही होंगी जो घरों से आ रही हैं, तो वो उसकी ब्रांचेज बन गई। तो वो कहता है मेन उसको कहते हैं जिसकी आगे फर्दर कुछ ब्रांचेज होती हैं जो कलेक्ट करके वाटर उसमें लेके आ रही होती हैं। ट्रंक सिवर में अ सिवर दैट रिसीव्स मैनी ट्रिब्यूटरी ब्रांचेस एंड सर्व्स एज अ लार्ज टेरिटरी, उससे थोड़ी सी जो बड़ी है। आउटफॉल सिवर क्या होती है? अ सिवर दैट रिसीव्स वेस्ट वाटर फ्रॉम अ कलेक्टिंग सिस्टम, collection system or from a treatment plant and carries it to the point of final discharge। तो ये अब जो फाइनल उसका पॉइंट है जो उस तक लेके जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज आउटफॉल सिवर या एफ्लुएंट सिवर कह लें आप, ये फाइनल सिवर कह लें। ये आप थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों की जो है वो देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जितनी भी ये हाउस होल्ड हैं, रेजिडेंशियल एरिया, इन सारे हाउस होल्ड से जो निकल रहा है वेस्ट वाटर वो एक हाउस कनेक्शन से निकल रहा है। उसके बाद आपके पास मेन लाइन है, मेन लाइन फिर आगे सब मेन में चली जाएगी और इसी तरह से ये सारे का सारा जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जा रहा है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और उसके बाद आपकी जो है आउटफॉल सिवर है जो ट्रीटमेंट के बाद इंश्योर कर रही है कि अब इसमें इतना कंटामिनेशन नहीं है कि आपकी वाटर बॉडी को ये हार्म करे, तो इसलिए फिर हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सोर्स जो है वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमने डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए हम क्या चीज़ उसमें ट्रीट करेंगे। और जो चीज़ ट्रीट करनी है या जो उसका रॉ मटेरियल है उस फैक्ट्री का, अगर आप उसको फैक्ट्री कंसीडर करते हैं और ट्रीटेड वेस्ट वाटर को उसकी प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें रॉ वाटर कहाँ से आना है। वाटर कंजम्पशन रिकवर्ड में ऑल्सो बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग फ्लो रेट्स। 90% or more water becomes wastewater if water use for landscape and irrigation is limited. Averagely 60 to 90% of the per capita water consumption becomes wastewater, और इन पंजाब पाकिस्तान 70 to 75% इन पेरी अर्बन एरियाज एंड 80 to 85% इन अर्बन एरियाज जो है वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये डिफरेंट वैल्यूज उन्होंने दे दी हैं। जनरल वैल्यू उन्होंने 60 से 90% दी है कि इतना वेस्ट वाटर जनरेट हो जाता है। अगर हम यूज़ करते हैं 100%, तो उसमें से 60 to 90% जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टू दी वेस्ट वाटर। उसके बाद वो कहते हैं पंजाब की सिचुएशन ये है कि पंजाब में जो है वो 70 से 75% जो है वो जो शहरों के साथ आबादी है, छोटे शहर कह लें, कस्बे कह लें, वहाँ पे है। और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 80 से 85% ये रेंज है। तो इसी वजह से ऊपर भी 60 से 90 लिखा हुआ है ओवरऑल। और इसमें जो सोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया से आ रहा होता है, कमर्शियल एरिया से आ रहा होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ये सारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑफिसेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, तो ये सारे जितने भी हैं उन इंस्टीट्यूशन से भी वो वेस्ट वाटर आ रहा होता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं आपकी, तो वहाँ से भी आ रहा होता है। आप क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं और वहाँ पे वाटर कंजम्पशन भी होती है, तो उससे वेस्ट वाटर भी जनरेट हो सकता है। इसके अलावा इनफिल्ट्रेशन एंड इनफ्लोज हैं कि जो आपका वेस्ट वाटर किसी और सिस्टम से जो है वो इसमें इनफिल्ट्रेट कर जाता है। जैसे आपका रेनफॉल आ गई है तो वो अब सारे का सारा आपके सिस्टम में इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, इनफ्लो है एक किस्म का वो। तो ये सारे का सारा जो वेस्ट वाटर है ये अल्टीमेटली सारा कलेक्ट होता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जाता है। तो हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जब डिज़ाइन करना है तो हमने उसमें ये चीज़ें कंसीडर करनी है कि वेस्ट वाटर आ कहाँ से रहा है और सारे का सारा मिक्स होके आ रहा है, तो अब उसकी सिचुएशन क्या है। फिर उसमें हम उस जब वेस्ट वाटर हमारे पास मिक्स हो गया और हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट
प्लांट पे आ गया, रिसीव हो गया, तो फिर हम देखते हैं कि उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये हमारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका एनालिसिस करते हैं। अदरवाइज इसको जो है कॉमन जो अगर आप अभी प्रैक्टिसेस देखें तो लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हीं को ही हमने रिमूव करना होता है। यही चीज़ें जो हैं वो वेस्ट वाटर को इस लेवल पे ले आती हैं कि उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाती है। इन्हीं चीज़ों को अगर हम रिमूव नहीं करते तो हमारा जो रिसीविंग एंड होगा वो कंटामिनेट होता जाएगा। तो फिजिकल इनको हमने कैटेगराइज कर दिया है बेसिकली अपनी आसानी के लिए, ताकि हम लेबॉर्ट्री में या हम जो इनको टेस्ट करने के जो मेथड्स हैं जब हम वो डेवलप करें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। हमें मसलन हो हम बायोलॉजिकल हमने चेक करने हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उसमें देखेंगे, केमिकल चेक करने हैं तो उसमें केमिकल क्वांटिटीज देखेंगे, जैसे नाइट्रेट कितना, फास्फोरस कितना है। और अगर फिजिकल देखना है तो उसमें हम कहेंगे यार इसमें सॉलिड्स कितने हैं, सस्पेंडेड कितने हैं, और इसके अंदर जो डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं। तो इस तरह की हम बातें जो है वो डिफरेंट उनको कैटेगरीज में हमने कन्वर्ट कर दिया। हम आगे डिटेल में पढ़ते भी हैं इनको। फिजिकल में देखें आप वही बात, सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की आगे फर्दर हमने लेबॉर्ट्री में आपने एनालिटिकल टेक्निक्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें हमने ये सारी टाइप्स पढ़ी होंगी। टोटल सॉलिड क्या होते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब ये हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हम वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स और टोटल फिक्स सॉलिड्स जो होते हैं वो देखते हैं। वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं वो होते हैं जो वोलेटाइल हो जाते हैं या उड़ जाते हैं या जल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। और जो टोटल फिक्स सॉलिड होते हैं ये वो मटेरियल होता है जो ऐश बन के या बगैर जले नीचे रह जाता है, ये इसको आप इनऑर्गेनिक पोर्शन कहते हैं। फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम ये भी देखते हैं कि अगर 1 लीटर हमने वाटर का लिया तो उसमें अपर लेवल पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, लोअर लेवल पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, या इक्वली मिक्स्ड पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे हमें ये आइडिया होता है कि हमने अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जब इनको नीचे सेटल डाउन करवाना है तो उस वक्त हमें कितना टाइम चाहिए होगा और क्या इनका बिहेवियर क्या होगा। फिर टर्बिडिटी हम देखते हैं इसकी, इसका कलर देखते हैं, इसमें ट्रांसमिटेंस देखते हैं, लाइट किस तरह से ट्रांसमिट होती है वो भी टेस्ट होता है। अगर वो इतनी ट्रांसमिट हो गई दैट मीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में ओके है। डेंसिटी इसकी देख लेते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं। केमिकल में आप इसकी ऑर्गेनिक करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इनऑर्गेनिक करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसमें सीओडी आ जाता है, बीओडी आ जाता है, और बाकी जितने भी टेस्ट हैं, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, फास्फोरस है, फॉस्फेट है, अमोनिया है, ये जितने भी हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ हैं हम इनका जब टेस्ट करना चाहते हैं तो वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता होता है कि हमारे सोर्स में ये चीज़ें आ रही हैं। जब आप प्लांट पे काम करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें रिसीव हो रही हैं। आपका सोर्स जो है रॉ वाटर का, रॉ वेस्ट वाटर का, बेसिकली वो क्या क्या चीज़ें लेके आता है। क्योंकि घर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ से आने वाला वेस्ट वाटर जो है उसने ऑब्वियसली उसने वैसे का वैसा ही रहना है, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस चेंज नहीं होने वाले। फिर अगर हम बायोलॉजिकल की तरफ चले जाते हैं तो कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, टॉक्सिसिटी हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो हैं वो बायोलॉजिकल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब हम इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स में इन चीज़ों को गौर से देख लें। आगे ना 3-4 सिनारियो हमने पढ़ने हैं कि अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो क्या समझेंगे हम, अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो क्या समझेंगे, ये चीज़ ज़्यादा हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो वो लॉजिक एक डेवलप करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा अगर ये हो भी जाए तो इसका 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 इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों ट्रीट करते हैं हम वेस्ट वाटर को। तो वो जो वजह है ना वो जानने के लिए आपको पहले तो इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम का पता होना चाहिए। फिर हम इसकी जो है वो डिफरेंट जो सिनारियो देखेंगे। पहले तो आप ये देख लें कि वेस्ट वाटर करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट स्टेप इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अ कंप्लीट करेक्टराइजेशन ऑफ द वेस्ट वाटर टू बी ट्रीटेड।
अब जो वेस्ट वाटर आपने ट्रीट करना है उसकी करेक्टराइजेशन करें। अब आपने FYPs भी कर लिए हैं तो आपको करेक्टराइजेशन का अच्छी तरह से आइडिया होगा कि करेक्टराइजेशन में बेसिकली हम वेस्ट वाटर को हिस्से कर देते हैं, उसकी एक एक चीज़ का हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि फॉर दिस पर्पज सफिशिएंट नंबर ऑफ कंपोजिट और ग्रैब सैंपल्स आर टेकन एंड टेस्टेड फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स, मीन वैल्यूज आर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ डिज़ाइन। तो वो ये कह रहा है कि आप मिक्स सैंपल लेते हैं, रैंडम सैंपल्स लेते हैं मुख्तलिफ जगहों से, और उसके बाद फिर आप उन सैंपल्स के अगेंस्ट क्या करते हैं कि आप उन सैंपल्स की जो जो टेस्ट करना चाहते हैं वो टेस्ट उसमें से परफॉर्म करते हैं। जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उसको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं या आपका क्या मॉडल होगा। इसी तरह वेस्ट वाटर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ वेस्ट वाटर ऑफ निशार टेक्सटाइल मिल्स एंड सादिक लेदर वर्क्स आर गिवन एज अ रेफरेंस। तो जो हमने एग्जांपल्स मैंने आपको कही थी वो एग्जांपल्स जो हमने पढ़नी है उनमें वो ये कहते हैं कि हमने वेस्ट वाटर करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो रियल टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। और जो हमारे पास निशात टेक्सटाइल मिल है जो एक कमर्शियल एरिया है, तो उसको और उसके साथ साथ हमने सादिक लेदर वर्क्स है, लेदर इंडस्ट्री बेसिकली, उसका हमने वेस्ट वाटर लिया है, उसकी हमने यही इसी तरह कंपोजिट सैंपल लिए हैं, ग्रेव सैंपल्स लिए हैं और उनके डिफरेंट पैरामीटर टेस्ट किए हैं। उनमें जो चीज़ें आई थी वैल्यूज़ उनको हमने टेबल में लेके आए हैं या हमने उनको मेमोराइज किया या रिकॉर्ड में लेके आए हैं और अब हम उनको डिस्कस करने लगे हैं। जब डिस्कस करना है तो उससे पहले आपको ये रिकॉल कर लें कि कौन सी चीज़ कितनी जो है वो अलाउेबल है। जो हमारे पास आप कह रहे हैं कि हमारा जो वो जो सैंपल हमने लिया था निशात से या लेदर इंडस्ट्री से, तो उसमें हमारे पास क्या वैल्यू क्या आ रही है, मीन वैल्यू, और हमारा ये जो लिमिट्स हैं एनिक्यूज हैं वो क्या कहते हैं। तो ये फर्स्ट जो टेबल है ये टेबल जो है वो निशार टेक्सटाइल मिल्स का है। इसमें आप देखें कि इनका टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद एनिक्यूज क्या कहते हैं, उसके बाद आप देखें कि पीएच लेवल क्या है। और सारों का अगर आप देखें तो इसमें जो सारी की सारी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो 14 है। उसके बाद फिर मीन वैल्यू आई है उसकी और उसके आगे स्टैंडर्ड गिवन है कि अलाउ कितना था। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि 39 आया इनका टेम्परेचर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अलाउ है। पीएच इनकी 11 से 12 आई है, 6 to 9 होनी चाहिए जो आपकी टेक्सटाइल मिल का वेस्ट वाटर है। तो अब इस पीएच को 11 to 12 की पीएच को ये विदाउट ट्रीटमेंट तो बाहर नहीं फेंक सकते। अगर फेंकते रहेंगे तो इंडस्ट्री तो है नहीं ऐसी कि 1 साल में 5 साल में ख़त्म हो जाएगी। टोटल सॉलिड्स हैं इनके 4000 5000 के करीब हैं जो कि इतने अलाउ नहीं है। डिजॉल्व सॉलिड्स हैं 3500 अलाउ हैं, तो यहाँ पे इनके 4700 आ रहे हैं। इसी तरह सारी वैल्यूज़ आप देखें कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं, कोई जैसे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इनके 200 के जो एनिक्यूज हैं उससे बिलो हैं, तो ये उसमें ठीक है। क्लोराइड्स इसके ठीक है। अब इसमें टोटल बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो है वो बीओडी आप इसकी कह लें कि 920 है, जबकि 80 अलाउ है इनको। ठीक है, फिर इनकी अगर आप सीओडी देखें तो 150 अलाउ है और ये 2050 है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी प्रोडक्शन कर रही है टेक्सटाइल की, और उसमें से 14 सैंपल्स लिए गए। उन 14 सैंपल्स को मिक्स करके उनकी वैल्यूज़ ली गई, उन वैल्यूज़ की भी एवरेज वैल्यू ली गई। तो गलती का या मिस इंटरप्रिटेशन का जो एरर है वो तो बहुत कम रह जाता है इस सारी एक्टिविटी से। उसके बाद फिर आप इन वैल्यूज़ को चेक करते हैं अगेंस्ट योर एनएक्यूज। अब यहाँ पे वो इम्प्रेशन दे रहा है, वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि इसकी पीएच ज़्यादा है,
तो इसलिए हाईली अल्कलाइन है। अल्कली की तरफ ये बेसिक पीएच की तरफ ये ज़्यादा टेंडिंग है। इट इज़ हाई इन ऑर्गेनिक कंटेंट, वो भी हमने देखा था कि उसमें अगर 150 होनी चाहिए तो उसमें जो है वो वैल्यू है वो तो अराउंड 2050 है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट्स आर इन डिजॉल्व फॉर्म। अब ये भी पता चला कि अच्छा जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो डिजॉल्व फॉर्म में है। क्यों भाई, ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे आप देखें कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो क्लियरली टर्बिडिटी, बेसिकली तो ये टर्बिडिटी है ना कि जो ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक कंटेंट आर इन डिजॉल्व फॉर्म, तो ये टर्बिडिटी है ना। अगर तो सस्पेंडेड होता तो उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होती। अब टर्बिडिटी उसकी कम है, जो उसमें टर्बिडिटी कम या ज़्यादा हमें पता चलता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड से, तो वो बिलो लिमिट है, 186 है और इधर 200 की लिमिट है, जबकि ये 3500 की लिमिट है, उससे भी 1000 एंड 1100 1200 ज़्यादा वैल्यू इसकी जो डिजॉल्व सॉलिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजॉल्व सॉलिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ज़्यादातर डिजॉल्व फॉर्म में है, 75%। उसके बाद फिर थर्ड कैटेगरी में कहते हैं द बीओडी टू नाइट्रोजन टू फास्फोरस रेशो जो बनती है, वो इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन की हुई है, जो एक आप कह लेंगे जो स्टैंडर्ड है, वो ये है कि 920 जो ये वैल्यूज इसकी आ रही है ना, बीओडी इसकी आ रही है 920। यहाँ पे ये देखें, बीओडी इसकी 920 है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं, नाइट्रोजन है अगर, तो नाइट्रोजन इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, यहाँ पे नाइट्रोजन ये 32.5 है टोटल जेल्डल नाइट्रोजन, ये इनकी रेशो बना रहे हैं ये। और फास्फोरस भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, तो फास्फोरस इज 0.7। अब ये जो हम जैसे कंपोस्ट, ये माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कर दें, किसका ऑन है? जब हम जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमने किस तरह से वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जरिए हमने ट्रीट करना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोई फूड चाहिए, अब उस फूड के लिए हमने ये इक्वेशन डेवलप की हुई है कि उस फूड को जो हमने अगर फीड करना है तो ये हमारे पास होनी चाहिए वैल्यू, जो हमारा जो ये वैल्यू होनी चाहिए जो हमारा ओवरऑल हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लस्टर है उसको ज़िंदा रखने के लिए। तो इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए हमारे पास फूड। इससे ज़्यादा होगी तो और इश्यूज होंगे, इससे कम होगी तो और इश्यूज होंगे। कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है, उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे इम्प्रेशन के तौर पे हम डिस्कस करने लगे हैं। क्योंकि हमारे पास वैल्यू 100, 5 एंड 1 की है जो रेशियो है। जैसे हम कंपोस्ट बनाते थे तो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो हम रखते थे कि 25 से 30, और नाइट्रोजन जो है वो 1 रखनी है हमने। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो आ रही है बीओडी टू नाइट्रोजन टू फास्फोरस, ये तीन चीज़ें, इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये खुराक हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और इनकी खुराक जो है वो इस कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद जो है डिज़ाइन किया हुआ है। ये ऐसे ही है कि आपको सुबह आप माशाल्लाह से अगर सुबह उठ के तो खा लेते हैं, कोई 2-3 पराठे खा लेते हैं, तो 3 पराठे अगर जो बंदा खाता है तो उसको साथ एक एक ऑमलेट दिया जाए तो उसकी रेशो तो प्रॉपर नहीं बैठेगी ना। तो उसको उन 3 पराठों को कवर करने के लिए उस हिसाब से साथ कोई चीज़ चाहिए। या आप अगर बहुत नाजुक मिजाज हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ एक ही जो है वो ब्रेड से गुजारा कर लूँगा, तो उसके साथ आपको 5 एग जो हैं वो दे दिए जाएं, तो आप मतलब ये जस्टिफाइड नहीं है। इसी तरह से ये फूड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उनकी भी रेशियो बनी हुई है कि 100 अगर बीओडी हो तो नाइट्रोजन उसमें 5 होनी चाहिए और
फास्फोरस 1 होनी चाहिए। अब जब ये वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो आप उसी हिसाब से इनको डिवाइड कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये बेसिक यूनिट फार्मूला है। अगर इतनी क्वांटिटीज़ हो ना वेस्ट वाटर में एग्जैक्टली इतनी, तो इसका मतलब ये है कि आपका वेस्ट वाटर तो वैसे ही ट्रीट नहीं करना चाहिए, कि जिस वेस्ट वाटर में ऑलरेडी बीओडी जो है वो 100 के पास है, उसको तो थोड़ी थोड़ी देर आप सेटल करवाएंगे तो वो 80 से नीचे आ जाएगी, तो इसलिए फिर तो मसला ही कोई नहीं है। ये सिर्फ यूनिट फार्मूला है जिसको आप अप्लाई करते हैं जो रीडिंग्स एक्चुअल में आपकी आ रही हैं उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल एक्चुअल में हमारे पास आई है 100 की जगह पे 920, 5 की जगह पे 32, 1 की जगह पे 0.7। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है वो अपनी इस वैल्यू को हम अगर कन्वर्ट करते हैं, इसको फर्दर हम अगर कन्वर्ट करते हैं यूनिट फार्मूला के अगेंस्ट, अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं दे रहा, ये अपनी जो वैल्यूज़ हैं हमने उनको एज इट इज़ लिख दिया कि बीओडी इतनी है, नाइट्रोजन इतनी है, फास्फोरस इतनी है। ठीक है, इसको जब हम यूनिट फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे ना, यानी कि सबको एक ही चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो फिर आप देखें कि ये 920 आपका 100 हो जाएगा। चलो ये ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, ये इसके साथ फिक्स हो रही है हमारी जो बेसिक रेशियो है। 32 जो है वो 3.6 हो गया, 5 होना चाहिए था, तो अब 3.6 है, इसका मतलब है कि कोई मसला है। फिर आप आ जाते हैं 0.07 पे, ये जो हमारे पास 7 था ये 0.07 बन जाएगा, तो ये 1 होना चाहिए था, तो ये तो बहुत कम है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमारी वैल्यूज तो ये थी 920 और ये 32 तो 7, हम इनको इनमें किस तरह कन्वर्ट कर गए, ये कैसे हो गया? कोई आइडिया है आपको जैन? सर इसकी 120 है तो इसको मजीद ट्रीट करेंगे सर? नहीं, मैंने कुछ और पूछा बेटा, मैंने पूछा ये 920 है, 120 नहीं है। अच्छा मैंने कहा चलिए। ये टेबल जो पीछे हमारे पास है, ये जो टेबल है इसमें 920 आ रहा था हमारे पास, जो हमारी जो रीडिंग थी बीओडी की, ये 32 आ रही है हमारे पास नाइट्रोजन की, 0.7 आ रही है हमारे पास फास्फोरस की। अब हमने बनाया हुआ एक सिस्टम कि हमारे पास जो रीडिंग्स आएंगी उनको हम इस तरह से लिखेंगे कि पहले बीओडी लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन लिखेंगे और फिर फास्फोरस लिखेंगे, इससे हमारी राइट सर। इक्वेशन बन जाएगी। हमने उसी चीज़ को यहाँ पे जो टेबल में थी 920 लिख दिया, 32.5 लिख दिया और 0.7 लिख दिया। ये यहाँ से हमने ये 32.5 यहाँ से लिया, 0.7 यहाँ से लिया, 920 यहाँ से लिया। यही चीज़ें हमने इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए हमने ये चीज़ें ऐसे लिख दी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 920 वाला जो है, ये इसको फर्दर इसने, हमारे पास जो बुनियादी वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि अगर आपने ये इक्वेशन देखनी है तो आपकी वैल्यूज़ इस तरह होनी चाहिए, इससे कोई कम चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसने जब लिखी हैं डायरेक्ट वैल्यूज तो ये हैं, लेकिन फिर उसने इसके साथ कंपेयर, अब देखो 920 को तो 100 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, 32 को 5 के साथ नहीं कर सकते, 0.7 को 1 के साथ नहीं कर सकते, तो इनको यूनिट फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए उसने ये बनाई है। तो ये ठीक वैल्यूज हैं, इनका कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे बनी है। ये बेसिक आपका ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का ये क्वेश्चन है। सर इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है 920 को 100 बनाने के लिए, यानी 920 पे डिवाइड किया है, फिर 100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह बाकी रेशोज की जो वैल्यू हैं उनको भी इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट कंपैरिजन के लिहाज से आ जाता है कि स्टार्ट में 100 वैल्यू आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यूनिट फार्मूला मैंने जैसे कहा ना कि आपने लगा दिया इसके ऊपर कि इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एक ही चीज़ से आपने इसको डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे आपने कहा है वो आपने इसको एक ही फार्मूला के अगेंस्ट जब इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके पास वैल्यूज ये आ गए हैं। आपको मैं अगर शॉर्टकट बता दूं, फॉर एग्जांपल तो ये 920 था, तो इसको 100 पे लेके आना है, तो आप कह लो कि
अराउंड 9 इन्होंने डिवाइड किया होगा, 9 से डिवाइड कर दिया, 9.5 से डिवाइड कर दिया, तो 9 से 920 को डिवाइड करें तो वो आपका ऑलमोस्ट 100 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 32 को डिवाइड करें तो वो आपका 3.6 आ जाएगा। 9 से आप 0.7 को डिवाइड करें तो ये 10, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे 0.7 को तो 0.07 आ जाएगा ना। तो इसी तरह 9 से डिवाइड किया तो ऑलमोस्ट वही वैल्यू आ गई। तो कहने का मकसद ये है, बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग, जो तरीकाकार है जो आपने बताया वो है, और मैं जो समझाने के लिए कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि तीनों वैल्यूज को किसी एक ऐसी वैल्यू के साथ करना है डिवाइड कि जो इन तीनों की जो रेशियो है ना उनमें से एटलीस्ट एक को जो है वो रीच कर रही हो, तभी आपका जो है वो इक्वेशन जो है वो सीधी हो जाएगी। अब हमें पता चल गया ना कि हम 100 105 1 ये हमारी रेशियो है। ये रट्टा लगा लें, चाहे जहन में रख लें, चाहे जो मर्जी कर लें। इसके अगेंस्ट जो है अगर इतनी होगी क्वांटिटी तो हमारा जो जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपर काम कर सकेंगे, उनकी फूड पूरी होगी। अगर इससे कम ज्यादा होगी तो नहीं होगी पूरी। अब देखें यहाँ पे कम ज्यादा है, 100 है ठीक है, 3.6 है नहीं ठीक, 0.07 है नहीं ठीक। तो अब उसकी आगे लॉजिक्स क्या है, रीजन क्या है, इसकी वजह से हो क्या सकता है। वो कहता है दिस शोज दैट बोथ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर डेफिशिएंट इन टेक्सटाइल वेस्ट वाटर फॉर सेटिस्फैक्ट्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी प्रॉपर, क्योंकि आपने उसमें प्रॉपर फूड ही नहीं दिया। अब जब फूड नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो फेल हो जाएगी आपकी। इसी तरह therefore addition of nitrogen and phosphorus is required for biological treatment. Almost half of the suspended solids can settle easily in primarily sedimentation type। तो वो कहता है कि अब जब आपने इसी वेस्ट वाटर को, निशात वाले कहते हैं जी नहीं हमने तो बायोलॉजिकल ही करनी है ट्रीटमेंट, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, ना ही हमारे पास पैसा है इतना, तो फिर आप क्या करते हैं कि अपने इन्फ्लुएंट में जो चीज कम है वो खुद से ऐड करते हैं अपनी इक्वेशन को पूरा करने के लिए। यहाँ पे क्या कम है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आप खुद से ऐड करेंगे, आप कैलकुलेशंस कर लेंगे कि हमारे कैलकुलेशंस के मुताबिक जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वेस्ट वाटर का वो है जी इतने गैलन आ रहा है, और उसमें इतनी अगर क्वांटिटी हम ऐड करें तो वो पर लीटर के हिसाब से हमारी मीट करती है, 5 मिलीग्राम पर लीटर बन जाएगी, या 32 और सॉरी 1 मिलीग्राम पर लीटर फास्फोरस हो जाएगी। तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके एस्टिमेटेड जो क्वांटिटी है वो उसमें खुद से ऐड करते हैं, ताकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनकी फूड पूरी हो जाए और वो एफिशिएंटली काम भी करें, ग्रो भी करें और वेस्ट वाटर को प्रॉपर ट्रीट करें, आपको फाइन ना हो और इन्वायरमेंट जो है उसको कोई इशू ना हो। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट जो हमारे पास कंपनी थी, दैट इज सादिक लेदर। इनके वेस्ट वाटर को आप देखेंगे तो अब इसमें प्रोसेस चेंज हो गया, ये लेदर हो गई। पहले हमारे पास टेक्सटाइल थी, अब लेदर आ गई है। लेदर में क्या होता है कि अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम देखें अगर, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है। उसके अलावा एक इसमें पहली जो सबसे बेसिक जो इसमें चेंजिंग है वो आप देख लें, नंबर ऑफ सैंपल्स जो लिए गए हैं टेस्टिंग के लिए वो चेंज है। पहले 14 थे सबके लिए निशात में, यहाँ पे 33 34 भी हैं, 28 भी हैं, 31 भी हैं, 3 भी लिए हैं इन्होंने फास्फोरस और टोटल नाइट्रोजन के लिए। अब इनकी वैल्यूज़ देख लें। पहले तो हमारे पास आ जाती है ओवरऑल जो फिजिकल एंड केमिकल हमारे जो एनालिसिस है उसकी मिक्स टेबल है ये। उसके बाद हमने इसमें से 3 अपनी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ जो बीओडी है जो बीओडी है हमारे पास आ जाती है, इसके अलावा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये 3 वैल्यूज़ हमने इसकी जहन में रखनी है कि इसकी क्या कंडीशन है। टेम्परेचर इसका ठीक है, बिलो रेंज है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पीएच इसकी 6 से 9 होनी चाहिए, इनकी 8 से 9.5 है, ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा जी, 1233 है, इधर 200 होना चाहिए टोटल सस्पेंडेड सॉलिड।
तो ये बहुत ज़्यादा है, इसकी अब टर्बिडिटी बढ़ गई है, उसका 200 से कम थी, 187 थी, इसकी ज़्यादा है टर्बिडिटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके क्लोराइड से इसमें ज़्यादा है, सल्फेट ज़्यादा है इसमें, सल्फाइड ज़्यादा है इसमें, 1 होना चाहिए 156 है, 1 होना चाहिए 68 है। तो ये है वो चीज़ें जो आपको बताती हैं, आपका एनालिसिस आपको फ़ायदा देता है कि आपने कौन सी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी लगानी है। अब हम ऐसे ही रटा लगाते रहते हैं, हाँ जी कसूर में लेदर इंडस्ट्री है तो उसकी वजह से हैवी मेटल्स आती हैं, हैवी मेटल, तो वो ये हैवी मेटल्स है। क्रोमियम 1 होनी चाहिए और स्टैंडर्ड में 1 अलाउ है, उधर 68 आ रही है, 1 अलाउ है 156 आ रही है। तो ये जो चीज़ है ये एड अप हो रही है और वहाँ के एनवायरनमेंट को डिटेरियोरेट कर रही है, ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट कर रही है, वहाँ के लोगों में ये चीज़ें उनके हेल्थ पैटर्न, फूड पैटर्न में चली गई हैं। 80 होनी चाहिए आपकी जो बीओडी है तो 775 है, 800 है। इसी तरह आपकी सीओडी 150 होनी चाहिए, 2500 है। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी जो फास्फोरस है वो 0.8 है, टोटल नाइट्रोजन जो हमने वहाँ पे 5 कहा था, यहाँ पे 118 है। ठीक है, अब इन्होंने उसी इक्वेशन को दोबारा देखा, वो पहले तो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, इस टेबल को बेसिकली हम पढ़ के जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वेस्ट वाटर इज मॉडरेटली अल्कलाइन इन नेचर, हाईली नहीं है, मॉडरेट है, पीएच इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। इट इज़ हाई इन ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है जी, बीओडी सीओडी बहुत ज़्यादा है उसमें। मोस्ट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स आर इजीली सेटलेबल, क्यों सेटलेबल हैं, क्योंकि वो 68% 70%, वो इसलिए क्योंकि हमारा 200 की जगह पे 1200 हमारी वैल्यू आ रही है सस्पेंडेड सॉलिड्स की। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स का तो साइज ज़्यादा बड़ा होता है और उनको आप सेटलेबल सॉलिड्स कहते हैं। फिर बीओडी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस रेशियो वाली जो बात हमने की थी, वो कहते हैं बीओडी इसकी 775 है। इसमें जो हमारे पास वैल्यू आ रही है नाइट्रोजन की वो 118 है और 0.8 आ रही है हमारे पास फास्फोरस की। ये अगर तो हम डायरेक्ट देखें, ये इसके साथ इसको लिंक करें 100, 5 एंड 1, तो हम कहेंगे अच्छा ये तो इसके साथ 0.8 और 1 इक्वल आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें तो इक्वल नहीं है। 5 की जगह 118 है, 100 की जगह 775 है। तो आपने पहले तो इसको नीचे लेके आना है, आपने पहले तो ये करना है कि आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हो जाएं। जब आपने इसको वही जैसे आपने बताया इसको यूनिट फार्मूला से चेंज किया, तो उससे क्या होगा कि आपकी 100, एक वैल्यू तो आपकी 100 हो गई, ठीक है, दूसरी वैल्यू 5 की जगह 15 आ रही है, तीसरी वैल्यू 1 की जगह जो है वो 0.1 आ रही है। तो अब फिर इसमें क्या मसला है, against a desirable ratio of this biological treatment. This shows that not phosphorus is deficient in ternary wastewater. यहाँ पे 0.1 है, 1 होनी चाहिए थी। Addition of phosphorus is required for satisfactory biological treatment. तो फास्फोरस अगर कम है तो उसके साथ ही उसका हल बता दिया कि ऐड कर दें फास्फोरस। फिर कहता है वेस्ट वाटर इज हाई इन क्लोराइड सल्फाइड्स क्रोमियम, बोथ सल्फाइड एंड क्रोमियम आर टॉक्सिक। तो अब हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंस्टॉल करने हैं उसके हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि यार ये क्रोमियम आ रहा है, इसमें क्लोराइड आ रहे हैं, सल्फाइड्स आ रहे हैं, हैवी मेटल्स हैं, तो ये सारी तो टॉक्सिक होती हैं, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देंगी। फिर हम देखते हैं कि क्या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें फिजिबल है या नहीं है। क्या हमारे सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए सिर्फ इस फूड को देखेंगे, या हम ये भी देखेंगे कि साथ ये चीज़ें भी आ रही हैं, इनकी वैल्यू क्या है, हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो इन चीज़ों को जब देखेंगे, अगर इनको देखे बगैर ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ऑपरेट कर दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो स्टे करेंगे नहीं, वो तो मरते रहेंगे और क्रोमियम ने तो रोज़ आना है। तो हैवी मेटल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। तो इसलिए फिर हमें उससे पहले लेबॉर्ट्री एनालिसिस से ही पता चल जाता है कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। ये वेस्ट सर वाटर जो है, हाँ जी सर
कि इस केस में अगर फास्फोरस ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद फिर इसको फिर चेक करेंगे? देखें, फास्फोरस उसने जो बात की है ना, वो सिर्फ फास्फोरस की हद तक है। ये आपकी जो वैल्यू फार्मूले में पूरी नहीं आ रही, उसकी हद तक है कि अगर आपकी वैल्यू कम आ जाती है तो आपने उसको ऐड कर देना। लेकिन राइट साथ सर। उसने दूसरी चीज ये बताई कि आप इसको पूरा कर भी दें तो उसके बाद भी आप अगली चीज आपने स्टेप ये भी तो देखना है ना कि आपके इधर जो एनालिसिस आपने किया है जो लेबॉर्ट्री में, उसमें आपके पास क्रोमियम और सल्फाइड आ रहे हैं, सल्फेट आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का क्या करेंगे? अब आप ये कह सकते हैं कि जी आपने यहाँ पे निशात में तो ये चीज़ें नहीं चेक की, तो यहाँ पे क्यों चेक कर रहे हैं? तो मसला ये है कि हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग करते हैं वो हम प्रोसेस के ऊपर करते हैं ना, कि मैस बैलेंस एनालिसिस होता है ना, कि जो इनपुट में दे रहे हैं उन्हीं चीज़ों को चेक करेंगे ना। अगर क्रोमियम यूज ही नहीं होता निशात में तो उसको क्या चेक करें हम? ठीक है। और बिल्कुल सर। अगर क्रोमियम यूज हो रहा है इधर लेदर इंडस्ट्री में, तो जाहिर सी बात है उसको हम एफ्लुएंट में चेक करेंगे कि एफ्लुएंट में तो नहीं आ रहा। तो इसलिए एक स्टेप जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये भी है कि आप इंडस्ट्री का जब वेस्ट वाटर एनालाइज करते हैं लेबॉर्ट्री में, उसके डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उससे पहले आप इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को देखते हैं कि इंडस्ट्री में यूज क्या क्या हो रहा है, और उसके मुताबिक टेस्ट करते हैं आप। ठीक है। तो उन टेस्ट के वैल्यूज जो हैं वो एवरेज वैल्यूज आप चेक करते हैं और उसका स्टैंडर्ड ढूंढते हैं और उसको टेबल बना के देते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये आपकी वैल्यू है, आगे आप देख लो आपने क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए अब इसमें क्रोमियम हमने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके एफ्लुएंट में अब आ रहा है, इन्फ्लुएंट में भी क्रोमियम है, एफ्लुएंट में भी आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं। समझ आइए। यस सर, राइट सर, थैंक यू। के बाद आ जाता है हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। ये दोनों इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर थे। हम जो बात कर रहे हैं ना, हमने डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्लांट जो है वो डिज़ाइन करना है। तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की तरफ हम आ जाते हैं, उसको देख लेते हैं। आपने उनकी वैल्यूज़ देखी, डिस्कस की, उनके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू देखा, इंप्रेशंस देखे, तो आप थोड़ा सा इसको देख लें। इसमें पीएच देखें आपके, आपकी जो पीएच है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की, दैट इज अराउंड 6.7 टू 7.5, जो कि 7 होनी चाहिए या 6 टू 9 होनी चाहिए एनी क्यूज की। तो वो कहते हैं कि जी ये ठीक है। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 200 होने चाहिए, उसी रेंज में आ रहे हैं। सेटलेबल सॉलिड्स 5 टू 50 की रेंज थी और एवरेज वैल्यू जो है वो 10 थी। 5 टू 20 की रेंज थी, एवरेज वैल्यू 10 थी। इसी तरह से बीओडी आप देखें तो 210 है, 80 होनी चाहिए थी। तो इसलिए हम ट्रीट करेंगे इसको, माइनर सी ट्रीटमेंट चाहिए, कोई इतनी बड़ी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। सीडी की तरफ आए तो वो 150 होनी चाहिए, तो इधर 400 है। फास्फोरस इसमें 6 है, टोटल नाइट्रोजन इसमें 40 है। अब आप देखें कि इंडस्ट्री के अगेंस्ट या इंडस्ट्री के कंपेयर करें अगर अपने डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को, तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर तो बहुत ज़्यादा उससे बेहतर है इंडस्ट्री से। देखें ना जी, यहाँ पे 210 और 400 आ रही है, जो सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न होता है बीओडी एंड सीओडी। 210 400, यहाँ पे आपकी बीओडी और सीओडी क्या है, 775 210 वाली, और सीओडी आपकी आ रही है 2500। यहाँ पे आप चले जाएं तो आपकी जो 210 वाली थी बीओडी, वो आपकी 920 है, और सीओडी जो आपकी है वो 2000 या 2100 है। ये एक नॉर्मल प्लांट की वैल्यूज़ हैं जो ट्रीटमेंट, सॉरी, जो आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट है दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का। अगर लेट मी चेक, अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ जाती है, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ
आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यार हमने जो चीज़ें जो हम देख रहे हैं, या जो हम वेस्ट वाटर की इतनी हम बातें करते हैं जी, वेस्ट वाटर ये तो वेस्ट वाटर ये, उसका हमें थोड़ा सा ये तो आइडिया होना चाहिए कि हम ये चीज़ें जब हम करते हैं जब हम ये चीज़ें करते हैं तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्यों कैसे आ रही हैं, और हम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं, और उसके ऊपर हमारी स्टडीज़ जो हैं वो हम कंडक्ट करें। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी इनको हम देखते हैं। रिजल्ट ऑफ फिजिको केमिकल शुगर बेस्ड वाटर बिफोर द प्रोडक्शन टाइम। अगर ये ओपन हो जाता है तो इसमें शो नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यूज़ होती हैं, सीओडी की वैल्यू जो है वो 2300 से 8000 तक लिखी हुई है। ठीक है, एवरेज जो है वो 5000 तक। तो ये हमारे पास यहाँ पे सीओडी की 400 लिखी हुई है वैल्यू। इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज के प्रोसेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम अगर उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के फौरन बाद वेस्ट वाटर को अगर टेस्ट करते हैं, उस वेस्ट वाटर को, उस प्रोसेस के वेस्ट वाटर को अगर हम किसी दूसरे प्रोसेस के वेस्ट वाटर के साथ मिक्स नहीं करते और डाइल्यूट नहीं होने देते, तो वहाँ पे उसकी लाखों में भी चली जाती है सीओडी। यानी कि आपकी 100,000 क्रॉस कर जाती है। जो मैं 8000 कह रहा हूँ, 9000 कह रहा हूँ, जैसे लीचेट की आपने पढ़ी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, कि लीचेट की जो सीओडी है वो 120,000 तक चली जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस क्या है, और उसमें से क्या चीज़ें जो है वो लीच डाउन कर रही हैं, और ये कौन सी चीज़ें जो है वो आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो जो हमारा ये सारा बताने का मकसद ये है कि जो हम पढ़ने लगे हैं, जो हम काम करने लगे हैं, कोई बहुत बड़ा काम या बहुत मुश्किल काम नहीं है। उससे बहुत बड़े बड़े जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। हमें वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में, अब देखें इंडस्ट्रीज़ में हम अलग-अलग प्लांट लगाते हैं। लेदर की इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर का मसला ही और है, तो वहाँ पे और ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी लगेगी। निशात का और मसला है तो और लगेगा, शुगर का और मसला है तो और लगेगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का और मसला है तो वहाँ पे कुछ और लगेगा, फूड इंडस्ट्री का कोई और मसला है तो वहाँ पे कोई और चीज़ होगी, केमिकल की इंडस्ट्री का कोई और मसला है तो वहाँ पे कोई और ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो उसको चाहिए कि वो इन्फोर्स करे
ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो काम कर रही हैं कि अपने वेस्ट वाटर को, अपने एफ्लुएंट को प्रॉपर ट्रीट करें और उसके बाद उसको डिस्चार्ज करें। जबकि जो कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, जो घर हैं, जो ये सारा सिस्टम है, उसमें उसको चाहिए कि वो खुद से ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करे, इंस्टॉल करे, ऑपरेट करे, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करे। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रीट करे और फिर आगे अपना जो है वो शो करे कि जी हमने ये वेस्ट वाटर को हैंडल कर लिया। तो इसको टेबल को देखने से हमें जो चीज़ें हमारे पास आई हैं उनको अगर हम उसी इक्वेशन में ले आए जो हमने दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए किया है, तो वो कहता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कैन बी स्लाइटली एसिडिक या अल्कलाइन इन नेचर। मतलब पीएच एग्जैक्टली 7 तो अब नहीं होने वाली ना, या तो बिल्कुल स्लाइटली ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी उसकी पीएच। उसके बाद कहता है कि दी बीओडी नाइट्रोजन फास्फोरस रेशो इज 120:3। ये है जो उसकी ओवरऑल अभी प्रेजेंट है, जबकि जो होनी चाहिए वो 105:1 है। ठीक है, दिस शोज दैट नाइट्रोजन फास्फोरस आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर सेटिस्फैक्ट्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वो कहता है कि आपकी जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है अब वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। आपको जो चाहिए थी वो चाहिए थी 105:1, आपके पास जो मौजूद है वो है 120:3। तो ये 5 और 1 की जगह 20 और 3 आ गया, ज़्यादा आ गई है। तो अगर हम रिकॉल करें अपनी लेदर इंडस्ट्री वाला, तो यहाँ पे भी तो हमारे पास 100, 15 और 0.1 था। तो हमने जो कमेंट किया उसमें हमने कहा कि जी हमारे पास सिर्फ फास्फोरस कम है, फास्फोरस हम ऐड करेंगे बस। आगे हमने नाइट्रोजन की बात ही नहीं की कि नाइट्रोजन 5 की जगह 15 क्यों हो गई, क्योंकि ज़्यादा है, वो तो पोल्यूशन है, उसको तो ट्रीट करना है। लेकिन अगर जो ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, उसको ट्रीट करना है, उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो कोई मसला नहीं है, वो ट्रीट कर देंगे। लेकिन जो कम होगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, वो मसला है हमारे लिए। तो उसको इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे भी यही मसला था कि 3.6 और 0.07 था, दोनों कम थी, तो यहाँ पे दोनों कम लिखी हमने कि दोनों कम है, दोनों को ऐड कर दे। ये थोड़ा सा आप इनकी बेसिक्स को समझ जाएंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी आसान है और कितनी ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस एनालिसिस को कंडक्ट करें, उसके बाद हम आगे चलें। ऐसे ही ट्रीटमेंट प्लांट लगा के बैठे हों, बाद में पता चले ये ट्रीटमेंट प्लांट तो इधर चलना ही नहीं। इसी तरह वो कहता है कि दिस शोज दैट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कंडक्ट की जा सकती है। फिर वो कहता है 50 to 80% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज इन पर्टिकुलेट फॉर्म, सेटलेबल है या सस्पेंडेड है, एंड कैन बी रिमूव्ड एट प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। और वो कहता है कि ये सारे का सारा आप प्राइमरी जो आपका टैंक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने से पहले आता है, उसी में आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और उसमें आप जो है वो कोआगुलेशन कर सकते हैं या कोई और चीज़ ऐसी ऐड कर सकते हैं जिसमें सारे चिपक जाएं और सारे इकट्ठे होकर फ्लॉक डेवलप कर लें, और वो फ्लॉक आपके सेडिमेंटेशन हो जाए, उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक जाने से पहले सेडिमेंटेशन हो जाए। उससे क्या होता है कि आपको आपका जो ये सारा सिस्टम है हाई वैल्यूज़ वाला, वो और ज़्यादा कम हो जाती हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक। जब जाती है सीओडी तो वो 400 से मे बी 300 रह जाए या 250 रह जाए, और वहाँ से अब उसको 150 से बिलो लेके आना है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है। 95% ऑफ द वेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट विदाउट ट्रीटमेंट। 5% ट्रीट होता है सिर्फ। Only 5% of global wastewater is treated using standard sanitation facilities, mainly in developed countries. अब जो 5% होता है उसमें जो प्रॉपर मेथड यूज़ किया जाता है वो भी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। Presently 1.1 billion people live without access to clean water and 2.4 billion without appropriate sanitation. वो कहते हैं कि 7-8 अरब आबादी जो हमारे पास है दुनिया की, उसमें से
1.25 अरब जो है उसके पास क्लीन वाटर नहीं है, और 2.5 अरब लोग जो हैं उनके पास प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम या वेस्ट वाटर कलेक्शन का सिस्टम नहीं है प्रॉपर। तो ये हालत है हमारी जो दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज़ के सूरत हाल है। फिर वो कहता है कि इस सारे जो बैकग्राउंड या जो वजूहात हमने पढ़ी हैं उन सब के अलावा हमारे पास जो हमारे रीज़न हैं, जो मसले हैं, या जो हम पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करके अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, वो क्या है? वो कहते हैं कि पहले तो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हर जगह पे। हमारे पाकिस्तान में भी देख लें तो हर जगह पे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम नया कर सकते हैं। न्यू मेथड्स ऑफ प्रोसेस एनालिसिस एंड कंट्रोल, ये हमें अडॉप्ट करने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, इसको चेक करना चाहिए। वेस्ट वाटर डिसइंफेक्शन करनी चाहिए। कंबाइंड सीवर ओवरफ्लोज, ये कंबाइंड सीवर जो हमारे यहाँ, इनको जब हम मिक्स करते हैं तो हमें फिर दोनों की इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ को देखते हुए एक बड़ा साइज़ जो है वो रखना चाहिए, रादर के हम उसकी बेसिक क्वांटिटीज़ को ना देखें और मिक्स कर दें और बाद में वो ओवरफ्लो करना शुरू कर दें। impacts of storm water and sanitary overflows and non-point source of pollution, ये जो हम सिस्टम में इनको प्रॉपर नहीं इंस्टॉल करते तो इसकी वजह से भी मसला आता है। सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्न फ्लोज, इसी तरह ओडोर एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन एमिशन कंट्रोल, इसी तरह रेट्रोफिटिंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं या इश्यूज हैं जिनके ऊपर काम करके हम अपना सिस्टमेटिक वे में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि वेस्ट वाटर को अगर आप रिक्लेम कर लेते हैं तो उसको रीयूज़ करना है हमने। इन लोकेशन वेयर फ्रेश वाटर सप्लाई हैज़ बिकम इनएडिक्वेट टू मीट वाटर नीड्स, वंस यूज वाटर कलेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज मस्ट बी व्यूड एज सोर्स। वो कहते हैं कि जब हम दुनिया में देखते हैं कि हमारे पास फ्रेश वाटर सप्लाई जो है वो बहुत कम होती जा रही है और डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं वाटर की, तो फिर जब हम वेस्ट वाटर जो हम कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी से, उसको हमें वेस्ट वाटर नहीं कहना चाहिए, उसे हमें एक रिसोर्स कहना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक ऐसी क्वांटिटी है इतनी ज़्यादा जिसको हम ट्रीट करके कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी जगह पे फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर रीयूज इज बिकमिंग वाइडली एक्सेप्टेबल ड्यू टू ग्लोबल वाटर शॉर्टेजेस। तो इस शॉर्टेज की वजह से ही वेस्ट वाटर की जो ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो है वो लोग एग्री भी कर रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप नीचे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 30 इयर्स के बाद दुनिया में क्या सिचुएशन आ रही है। फॉर एग्जांपल 1995 में ये सिचुएशन थी वाटर की, और 1995 से जब हम मूव करते हैं 2025 की तरफ, तो उसमें यही सारा स्प्रेड जो है वो आप यहाँ पे देखें, ये यूएस कनाडा की तरफ भी देखें तो यहाँ पे भी ये कितना ज़्यादा एक्सेलरेट कर गया प्रॉब्लम। और अगर आप यहाँ पे देखें इस रीजन में जो एशियन रीजन है और इसमें डिफरेंट और कंट्रीज भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि यहाँ पाकिस्तान को भी देखें तो वो भी स्ट्रेस जो जिन ऐसे कंट्रीज में है जहाँ पे आप कह लें कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, जो सबसे कम वाटर अवेलेबिलिटी वाली कंट्रीज हैं उनमें हम इंक्लूड हो जाएंगे। और उसकी वजह ये भी है कि आप देखें कि हम हमेशा ये बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में भी हमने डिस्कस किया, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी वाटर ट्रीटमेंट के साथ लिंक्ड है या वाटर के साथ लिंक्ड है। तो इस वजह से हम इसमें भी, ये मैं आपको रिकॉल कर दूं कि जब पाकिस्तान हम बना था तो उस वक्त हमारे पास वाटर जो अवेलेबिलिटी थी वो अगर आप उसको फिजिकल इमेजिनेशन में लेके आते हैं तो आप ये देखें कि 1 क्यूबिक मीटर जो है ना वो कितना होता है, उसमें 1000 लीटर आता है पानी का। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर आता है उसमें। जब आप उसको
पाकिस्तान जब बना था उस वक्त की सिचुएशन पे जाते हैं ना, तो पाकिस्तान जब बना था उस वक्त हर बंदे के लिए आबादी के लिहाज से 5500 क्यूबिक मीटर मौजूद था पानी। ठीक है, 5500। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त तकरीबन 55 लाख लीटर एक साल के लिए हर बंदे के लिए मौजूद था। कि अगर वो एक साल यूज करता है ना, तो कितना यूज कर सकता है हर बंदा अगर करना चाहे, तो 55 लाख लीटर है। 55 लाख लीटर को जब आप 365 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये तकरीबन 15,000 लीटर आता है, जो डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, 15,000 लीटर जो डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल कर सकते थे। अब जो सूरत हाल आ गई है, वो रेंज जो चल रही है वो कह रहे हैं कि 500 से 900 तक मुख्तलिफ स्टडीज़ शो करती हैं क्यूबिक मीटर्स अवेलेबिलिटी रह गई है। 55 से 500 से आप कह लें 900 तक, आप 700 लगा लें। आप दोनों की ना माने, आप कहें जी हमारे पास 700 है, तो 700 का जो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7000। सॉरी, 700 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये आपके पास आ जाता है 7 लाख साल के लिए। जो 55 लैक्स थे वो 7 लैक्स पे आ गया, जो एक साल के लिए एक बंदे के लिए अवेलेबिलिटी है। इसको अब मैं अगर 365 पे डिवाइड करूं, तो जो आपके पास 15,000 अवेलेबिलिटी थी वाटर की, अब वो 1900 है, 2000 से भी कम। ये है सिचुएशन पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज की, पाकिस्तान में वाटर की अवेलेबिलिटी की, और उस सिस्टम की कि हम किस तरह से अपने वाटर को, अपने सिस्टम को किस तरह से हम डिप्लीट कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत क्या है। ये जो आपने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसको अब आप पढ़ें तो समझ लगेगी। concept of water reuse is becoming widely acceptable due to global water shortages। तो अब ऑयल की बजाय पानी पे जंगें जो होने वाली बात है, वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही है कि हर किसी को, हर मुल्क को अब यही सूरत हाल दरपेश है कि वो किसी तरह से पानी को स्टोर कर ले, और पानी की कमी उसके पास ना हो। उससे अगले मुल्क की तरफ पानी जाता है नहीं जाता, ये उनकी सरदर्दी नहीं है। और खैर से अगर चला भी जाए अगले मुल्क की तरफ, तो वो इतने बादशाह हैं कि उनको डैम की ज़रूरत नहीं है। वो पकड़ के सारे वेस्ट वाटर की तरह उसको जो है ना, फ्रेश वाटर को समंदर में गिरा देते हैं। तो फिर भेजने से बेहतर है इधर ही रोक लो, आगे क्यों भेजना, उन्होंने भी तो जाया ही करना। कहने का मकसद ये है कि अब उस सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, चाहे पैसे, ये जंग ही है ना। जंग जरूरी तो नहीं है कि आप आके सामने उधर एटम बम फेंक दें या कोई किसी को, बंदों को मार दें। ये जंग ही है कि पिछले कई दहाइयों से हमारा एक डैम मुतनाज़ा बना पड़ा है। हम मतलब चाहते हैं कि डैम ही ना बने। मैं इस बात के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि डैम बनाने की वजह से वहाँ की लोकल, जहाँ भी किसी जगह पे डैम की, पहली बात तो ये, आप, हम हमेशा ये कहते हैं EIA जब बनती है तो आप ऐसी जगह सिलेक्ट करें जहाँ पे लोगों को मसला ही ना हो। दूसरी बात ये है कि जब आपने वो सिलेक्ट की है, और अगर कुछ लोग वहाँ पे हैं, चंद लोग वहाँ पे हैं जिनकी वजह से पूरे मुल्क को फायदा हो सकता है, तो आप उनको उस जगह से बेहतर जगह पे कहीं भेज दें। आप अब देखें, ये सौदेबाजी तो ना करनी शुरू करें ना, कि आप ये देखने लग जाएं कि यार देखो ये झोंपड़ियों में रहते थे, अब हम इनको जनाब घर बना के देते हैं, तो ये क्या। आप तो अपना अपना इंटरेस्ट देखें, आप अपना फोकस डैम पे रखें। पहली बात, आप उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दें।
दूसरी बात ये है कि जब कॉम्पनसेशन देना भी चाहें तो जो मैंने जंग वाली बात की है ना, तो फिर वो मुल्क के अंदर से ऐसे एजेंट्स ढूंढते हैं जो उनके लिए वो जंग लड़ें। मुल्क के अंदर ऐसे लोगों को होना चाहिए जो उनके लिए उनके बोलने के बगैर उनका मकसद पूरा करें, और फिर वो ये कहें कि हमारी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा जब आपने ये डैम बनाना है। तो इसका मकसद तो ये है कि आप देखना चाहते हैं कि एक खिता जो है जहाँ पे डैम बनना था, उस खिते के लोगों को ना तो कहीं पे रीलोकेट किया जाए, ना तो उनको कोई, मे बी गवर्नमेंट की उसमें गलती हो सकती है, प्रॉपर उनको इंसेंटिव नहीं देते, टाइमली इंसेंटिव नहीं देते, प्रॉपर उनकी रिकवरी नहीं करते। जो भी इश्यूज हैं ये मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, मैं इनकी वो नहीं बात कर रहा। ये देने चाहिए, उनका राइट है। जब आप उनको घर से ही बेघर कर रहे हैं तो आपको पहली बात, पहले डैम बनाने से पहले उनको करना चाहिए ताकि वो आपके साथ खड़े होकर डैम बनवाएं, पहली बात। दूसरे नंबर पे जब आपने आप उनको कॉम्पनसेशन दे देते हैं तो उसके बाद फिर क्या इशू रह जाता है कि डैम बनने से क्या मसला हो जाएगा, नीचे पानी नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आप ये चीजें इशू कर लें। इस काम के लिए दहाइयां चाहिए क्या? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सिंध खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? सिंध के लिए मतलब ये कोई पंजाब के लिए या कोई ये थोड़ी सिचुएशन है कि हम किसी एक सूबे के लिए डैम बनाना है। डैम तो मुल्क के लिए बनाना है। तो बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन कर लो ना कि इतना पानी जमा होगा और इतना एक्सपेक्टेड है, इस सारे पानी को इस तरह डिवाइड करना है। जी अगर हमें इतना नहीं मिलता हम तो मर जाएंगे, तो कर लो, उसी तरह कर लो। भाई आप जिंदा हो तो हम जिंदा होंगे ना। हमारा तो सारा सिस्टम ही एक होना चाहिए। आप फिर उसको जब इस तरह की पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, जब आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है, आप बस मैं ना मानू वाली रट पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका मुद्दा ये नहीं है कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं या सिंध मर रहा है। आपका मुद्दा कुछ और है, आप कुछ और चाहते हैं। ठीक है। तो फर्दर इसमें और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, मेरे नॉलेज में ना हो, आप में से किसी ने कोई आर्टिकल पढ़ा हो, आप शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कालाबाग डैम की हम बात करते हैं, उस पर कितने पैसे लग चुके हैं, कितने पैसे लग चुके हैं, और जनाब उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है, और सिर्फ ये सियासत सियासत और सियासत ही चल रही है। जबकि मुल्क में सूरत हाल जो पानी की है वो आहिस्ता आहिस्ता 5500 से 700 तक पहुंच चुकी है 70 सालों में। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर हम पिछले 70 या 80 साल लगा लो, 80 सालों में 100 साल लगा लो यार, 100 साल में आप 5500 से 500 पे आ गए हैं। 50 जो आपका वो फैक्टर है 50, आप 5000 क्यूबिक मीटर जो है, 5000 क्यूबिक मीटर, वो आप 80 सालों में या 100 सालों में खत्म कर चुके हैं। तो 500 कब तक चलेगा? 5000 अगर आपने 100 सालों में खत्म कर लिया है, तो 500 तो उस स्पीड से 5 साल भी नहीं चलना चाहिए। 5 साल से भी पहले खत्म हो। ये तो अल्लाह ताला आपको बारिशों में या कोई इसी तरह का सिलसिला चला के तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है नेचुरली, या कोई इस तरह का सिस्टम है। आपने तो तबाही फुल की हुई है कि आपको तो के ऊपर सोच ही नहीं है। आप तो चाहते ही नहीं है कि ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो, आप देखो ना दुनिया में एक सिस्टम होता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि 120 दिन कम अज कम एक मुल्क में अगर पानी बिल्कुल ही ना आए, कहत हो जाए, तो 120 दिन सरवाइव कर जाना चाहिए उसको। तो हम तो 25-30 दिन भी नहीं कर सकते। हमारा तो सिस्टम जो रिजर्वायर्स हैं वो तो इतने मट्टी से भरे पड़े हैं, डैम्स हमारे पानी के लिए बनाए हैं हमने वो। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो, जब इस तरह का सिस्टम हो, तो फिर आप ये करते हैं कि जो ऑलरेडी आप वाटर यूज कर रहे हैं उसको आप ट्रीट करें, उसको आप किसी तरफ ऐसी तरफ लेके जाएं कि आपका वो यूज हो। अब आप इसकी इम्पोर्टेंस को देखें कि जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री पंप कर रही है थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स डेली, इंडस्ट्रियल यूनिट चल रहे हैं, ओ बॉयलर के लिए पानी पानी,
इतने बड़े बड़े यूनिट्स हैं, फातिमा है, फौजी फर्टिलाइज़र है, एंग्रो के प्लांट्स लगे हुए हैं, सीमेंट इंडस्ट्री पता नहीं कितनी दूर दूर जाके बनाई हुई है पहाड़ों में, जहाँ पे ना कोई जाता है, ना कोई चेक करने जाता है, ना कोई, वैसे ही आवाम जाती है, कोई किसी को नहीं पता कि इधर क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। कई सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पिंडी टेक्सला, पिंडी टेक्सला, पिंडी टेक्सला, वो संगजानी के पास लगे हुए हैं, उनके सीमेंट के प्लांट्स लगे हुए हैं, रोड से इतनी दूर अंदर लगाए हुए हैं कि किसी का जाने का उधर इत्तेफाक ही ना हो, इतनी सुनसान जगह पे लगाए होते हैं। क्यों बनाते हैं वहां पे? यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अपोजिशन ना हो, गवर्नमेंट को ना पता चले कितना चल रहा है, प्रोडक्शन छुपाते हैं, टैक्स ना देना पड़े, कंजम्पशन के लिए जो यूज कर रहे हैं वाटर, उसके लिए हमें जवाब देना होना पड़े, फ्री में यूज कर रहे हैं। मतलब आप ऐसी को, आप अपनी कमाइयों को देखें, आप अपनी कमाइयों पे गौर करें कि आप फ्री में एक मुल्क का पानी जो है वो आपने कई थाउजेंड्स, कई लैक्स, कई मिलियन गैलन्स आपने फूंक डाले हैं सिर्फ अपना सीमेंट बना के बेचने के चक्कर में। तो कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं, कोई उसके ऊपर, आप एक नॉर्मल सा इंस्पेक्टर भेजते हैं, जीपीए का इंस्पेक्टर आ गया, उसको वो गेट पे खड़ा कर रख के गार्ड जलील करता रहता, वो जाके वापस डिपार्टमेंट में शिकायत करता तो फोन आ जाता, वो जी ये वो जी वो, ये जी इनकी इंडस्ट्री है, तो ये तो वजीर हैं। अब वजीर का कारोबार होगा तो इंस्पेक्टर उसको क्या चेक करेगा? इंस्पेक्टर तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म की राय नहीं दे सकता, उसने नौकरी से जाना है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि हर तरफ जो है ना डायरेक्शन वो उल्टी हुई पड़ी है, बिल्कुल से ही सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है। टाइम आ जाएगा जी अफ्रीका की तरह, यहाँ पे भी पानी नहीं है, और जो हम बड़ा बातें करते हैं पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नेमतों से, वसाइल से माला माल किया, ये वसाइल, ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय जो हमने अन्नी फेरी हुई है ना, ये वसाइल को ज़्यादा देर चलने वाले नज़र नहीं आ रहा कि जो हमारी सिचुएशन चल रही है, कि अल्लाह ताला की ज़ात ही हमें लेके चल रही है। अदरवाइज हम पूरी कोशिश कर चुके हैं कि हमने नहीं रहना। ये फैसल चला गया। यस सर, उसका मैसेज आया था कि नेट प्रॉब्लम है कोई ना, तो यार ये क्या बात है? अब वो रोज क्लास में आएगा तो 2 मिनट बैठ के तो नवाब ज्यादा ये बातें करके चला जाएगा। सही। बस मैसेज आया तो मैं कहा मैं पूछेंगे तो मैं बता दूंगा बस ये। मैं उसका नंबर देख रहा हूँ, मैं जरा उससे पूछता हूँ क्या उसका मसला है। चले राइट से। क्या नंबर है उसका, मुझे जरा बोल दो। सर मैं 1 मिनट बताता हूँ। सर 0313 हाँ जी। 5011 हाँ जी। 917। आप अब्बास को कॉल करो। अब्बास आप सुन रहे हो मेरी आवाज? आए हो आप या कोई नहीं हो? ओके सर, मैं करता हूँ कॉल इसको।
चलो देखो उसको, और आइंदा इस तरह नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है। अब्बास नहीं आया? सर मैं वो सर इधर मैं ही हूँ कॉल सर। कर यार आप बोल क्यों नहीं रहे थे अब्बास? आप पूछते सर मैं हैं ऑनलाइन करके फिर गायब हो जाते हैं। नहीं सर, मैं आगे बोल रहा हूँ माइक ऑन करके। बाकियों को भी समझाओ, मुरीद किधर है, जर किधर है, इन्होंने पास नहीं करना ये सब्जेक्ट, बाद में ये फिर कहेंगे कि जी फिर गलत तरीका कार इख्तियार करते हैं। जो उनकी क्या गलती है जो सुबह सुबह उठ के आते हैं क्लास लेते हैं, फिर ये आके तरले करेंगे जी हमें भी पास कर दें इनके साथ। यस सर, मोइन ने क्लास ज्वाइन तो की थी लेकिन फिर वो लीव कर गया, पता नहीं क्यों। बस यही है कि जी कोई बहाना आसान सा कि जी मेरा इंटरनेट का मसला। ये टोटली उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंटरनेट का मसला तो सारे क्लास ले रहे हैं, वो क्यों नहीं ले रहे क्लास? बात करते हैं आज सर। इन सबको समझाओ, तुम तो सीआर भी रह चुके हो, सबके साथ बात करो और सबको एक बोर्ड पे लेके आओ कि जी क्लास होती है तो क्लास में आया करें। ये क्या मजाक है? चल ठीक है सर, मैं बात करता हूँ आज ग्रुप में। फिर इसकी इम्पोर्टेंस के लिए, और जैसे हम बात करते हैं कि वेस्ट वाटर रिक्लेमेशन एंड रीयूज में ट्रीटेड एफ्लुएंट इज यूज फॉर लैंडस्केप वाटरिंग एंड अदर नॉन पोर्टेबल यूजेस। हम अगर उसको पी नहीं सकते तो हम उसको किसी और पर्पस के लिए, जैसे वेजिटेशन के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर सेटेलाइट रिक्लेमेशन सिस्टम्स वेयर वेस्ट वाटर फ्लोज आर माइंड withdrawn from collection systems for local treatment and reuse, transportation and treatment costs can be reduced significantly। तो ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप कह लें कि जो दूर हैं, सेटेलाइट रिक्लेमेशन सिस्टम्स आप वहाँ पे कहते हैं कि जो रिमोट आपका एरिया बन जाता है मेन ट्रीटमेंट प्लांट से, तो उसको आप वहाँ पे ही उसकी जो सारी कलेक्शन और वो सारा अपने नेटवर्क बिछाना है, उसको करने की बजाय आप वहाँ पे ही उसके लिए कोई प्रॉपर सस्टेनेबल ट्रीटमेंट सिस्टम लगा के उसको वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज और रिक्लेम्ड वाटर इज़ वायबल, हाउएवर डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल। वो कह रहे हैं कि आप ट्रीटेड वाटर को जो ट्रीट कर लेते हैं इसको वेस्ट वाटर को, तो ये आप इसको नॉन पोर्टेबल यानी कि पीने के अलावा जो आपके अपने कपड़े धोने हैं, पानी पीना है, बर्तन धोने हैं, कहीं पे और घर में इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों के अलावा आप उनको नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आपकी वेजिटेशन, ग्रीन बेल्ट्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज आ जाता है, कार वॉशिंग सेंटर आ जाते हैं, आपका लॉन्ड्री आ जाता है, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस वेस्ट वाटर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने जितना इम्प्रूव करना है वेस्ट वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर के यूजेज को, तो उसको उतना ही आप ट्रीट करते हैं हाईली और उसके अंदर डिसइंफेक्शन करते हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है उसको पोर्टेबल पर्पजेज के लिए यूज़ नहीं करते। Water reuse currently restricted to agricultural and landscape irrigation, groundwater recharge for repelling saltwater intrusion and non-potable industrial uses। तो ये इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, बाकी मैंने आपको पहले बता दिए थे। इसके अलावा कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मे बी इनकेपेबल ऑफ रिड्यूसिंग लेवल्स ऑफ ट्रेस कंटामिनेंट्स अप टू द डिजायर्ड कंसंट्रेशन लेवल्स। तो ये जो नॉर्मल हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जो माइनर उनमें क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको वो ट्रीट नहीं कर पाते प्रॉपर। देयरफॉर न्यू टेक्नोलॉजी दैट ऑफर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड टू बी टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड। तो नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहिए और उसको इवेल्युएट करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को, और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ फॉर वाटर रीयूज एप्लीकेशंस जो मौजूद हैं अभी तक, मेम्ब्रेन्स हैं जिसमें प्रेशर ड्रिवन हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स हैं, कार्बन एडजॉर्प्शन है, एडवांस ऑक्सीडेशन है, आयन एक्सचेंज है, एयर स्ट्रिपिंग है,
Membranes are most significant development for treatment application. Membranes produce high quality treated effluent suitable for reclamation. Wastewater reclaimed with membrane technology can be effectively used for indirect potable applications. वो कह रहे हैं मेम्ब्रेन्स के साथ जो वेस्ट वाटर आपके पास आपको अचीव हो रहा है वो इस लेवल का भी होता है कि आप उसको इनडायरेक्ट पोर्टेबल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक नॉन पोर्टेबल है, एक पोर्टेबल है और एक इनडायरेक्ट पोर्टेबल है। तो इनडायरेक्ट पोर्टेबल जो है उसका मतलब ये है कि जो आप पीने के अलावा जो पर्सनल यूजेज हैं वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस लेवल का वो ट्रीट कर देती है मेम्ब्रेन जो होती है, वो उसमें से हर चीज़ रिमूव कर देती है वेस्ट वाटर में से। फिर हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं कि हम अगर अपने सब्जेक्ट को देखें, ये सारी जो बातें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, उसके बाद हम अगर अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, हम अपनी चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आ जाती हैं जो सबको मिला के एक ट्रीटमेंट प्लांट बनता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट मेथड्स में मेथड्स इन विच एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस प्रीडोमिनेट आर नोन एज यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशंस जो हैं वो फॉलोइंग हो सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप, मिक्सिंग ऑफ वेस्ट वाटर कर सकते हैं, फ्लॉकुलेशन कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन होती है, फ्लोटेशन होती है, इल्यूट्रिएशन होती है, फिल्ट्रेशन होती है, हीट ट्रांसफ़र एंड ड्राइंग होती है। अब ये हैं मैक्सिमम प्रोसेसेस जो यूनिट ऑपरेशंस है जो कंडक्ट किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ये सारे के सारे हों। ठीक है ना, फ्लोटेशन होगी जहाँ पे ऑयल एंड ग्रीस है, सेडिमेंटेशन होगी जहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा है, तो फिल्ट्रेशन है, तो इलोट्रेशन है जहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम जो है आपका रिमूवल वो ही चाहते हैं, तो वहाँ पे आप हाई जो कैपेसिटी की है मेम्ब्रेन वो लगाएंगे। जहाँ नॉर्मल आप चाहते हैं वहाँ पे आप सिंपल फिल्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। कहीं पे आपको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका वेस्ट वाटर पहले ही इतना इस लेवल पे आ चुका होगा कि आपको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, लेकिन इंस्टॉल कब करने हैं ये आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिट ऑपरेशन के बाद आ जाते हैं आपके यूनिट प्रोसेसेस। प्रोसेसेस वो होता है कि ये जो आपने ऑपरेशन, ये जो आपने चैम्बर लगा दिए है ना, इनके अंदर प्रोसेस क्या होना है, इनके अंदर कौन सा केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस होना है जिसके अगेंस्ट आपने अपना ये सारे का सारा काम करना है। तो वो कहता है कि मेथड इन विच रिमूवल ऑफ कंटामिनेशन इज contaminants is brought about by chemical and biological reaction also known as unit processes. Chemical unit processes वो होंगे जो chemistry involve करते हैं। For example, reduction or removal is brought about by means of chemical reactions by adding chemicals। जैसे हमारे पास केमिकल न्यूट्रलाइजेशन है, एलम वगैरह ऐड करते हैं, केमिकल कोआगुलेशन में भी एलम वगैरह ऐड करते हैं, केमिकल प्रेसिपिटेशन है, केमिकल ऑक्सीडेशन है, केमिकल डिसइंफेक्शन है। केमिकल प्रोसेसेस आर एक्सपेंसिव, हैंडलिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्लज जनरेटेड इज आल्सो अ प्रॉब्लम। तो ये केमिकल प्रोसेसेस हैं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हमें फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेसेस। रिडक्शन और रिमूवल इज ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और मेजर जो हमारे इश्यूज होते हैं इसमें वो फॉलोइंग हो सकते हैं। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस हो सकता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकता है, रेटेड लगून हो सकता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक डाइजेस्टर्स हो सकते हैं, अटैच ग्रोथ प्रोसेस हो सकता है, ट्रिकलिंग फिल्टर है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंडक्टर्स हैं, बायो टावर्स हैं, अपलो फिल्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, यही हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और इन्हीं के लिए हमारा ये सब्जेक्ट डिज़ाइन हुआ। तो हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके इसी की तरफ ही मूव कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि वेरियस लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, एडवांस प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और उसके बाद टर्शरी होती है। टर्शरी के बाद भी इवन एडवांस ट्रीटमेंट भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं।
फिर वो कहते हैं कि वेस्ट वाटर जो है उसको अगर आप इन सारे प्रोसेस को और यूनिट ऑपरेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट जो बनता है स्क्रीनिंग से स्टार्ट करें, प्राइमरी, सेकेंडरी के बाद फिर आप उसका एफ्लुएंट ले लेते हैं, इन सब से जो निकलने वाला स्लज है उसको यहाँ पे जमा करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। स्लज को फर्दर आगे उसकी अपनी यूटिलाइजेशन है। तो ये हम बड़ी डिटेल में आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। हमने हर यूनिट इसमें से डिज़ाइन भी करना है, पढ़ना भी है और उसको आगे डिस्कस भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। प्रिलिमिनरी या प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास जो पर्पस है वो है कि रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मैटर, कोई उसमें लकड़ियां आ रही हैं, पत्ते आ रहे हैं और बेशुमार चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो उन सब को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म आ जाता है। इन ऑर्गेनिक फ्रैक्शन एंड लार्ज एंड मीडियम साइज सस्पेंडेड एंड सेटलेबल मैटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर जो है, इसको यू रिमूव करने के लिए हमारे पास प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है वो कंडक्ट की जाती है। इस काम के लिए हम इसमें स्क्रीन्स लगा सकते हैं, ग्रिड चैम्बर्स लगा सकते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स लगा सकते हैं, और इसमें जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो 40 से 70% जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करता है और उसमें 30 to 45% बीओडी उसमें से रिमूव हो जाती है। फिर आ जाती है आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है जो यहाँ पे हेडिंग दी थी ना, इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि आपकी क्या क्या चीज़ आ जाती है सिस्टम में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये करती क्या है, इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये होता है कि ये इट रिमूव्स दी सॉल्युबल एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर, और इसमें जो मेथड यूज़ होते हैं वही जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो वही एक्टिवेटेड स्लज है, ट्रिकलिंग फिल्टर, एरेटेड लगून है, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, और इनकी एफिशिएंसी 70 से 95% होती है। अब 400 अगर आपकी या 200 अगर आपकी बीओडी थी तो 70% उसमें से रिमूव हो जाए, 70 भी ना हो, अगर आप कह रहे हैं कि 70% रिमूव हो जाती है 200 में से, तो आपकी 80 रह गई, ऑलमोस्ट 80 रह गई, तो 80 ही अलाउेबल है। तो आप ये कह लें कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका ठीक ठाक जो रिमूवल है उसमें कंट्रीब्यूट करती है और आपको स्टैंडर्ड के अंदर ले आती है। टर्शियरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद आता है और इट इज़ यूज फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड ऑल अदर organic and inorganic matters that are not removed in primary and secondary treatment। और इसमें जो मेथड यूज होते हैं वो फिजिकल टर्शियरी ट्रीटमेंट हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकती है। ये वही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो चार्ट है कि रॉ वेस्ट वाटर है, स्क्रीन्स हैं, ग्रिड चैम्बर ऑप्शनल है। अगर आपका वेस्ट वाटर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तो इसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। फिर आपकी प्राइमरी आ जाती है, यहाँ पे आप वेस्ट वाटर जो है उसको स्टे करवाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी आ जाती है और सेकेंडरी के बाद आप फर्दर उसको डिस्पोजल की तरफ लेके जाते हैं। ये हमारी यहाँ से अब हमारी डिटेल जो ट्रीटमेंट है, हमारा इंट्रोडक्शन जो है वाटर या वेस्ट वाटर की इम्पोर्टेंस का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया है। हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनका, हमारे जो ऑपरेशंस हैं उनका, हमारे जो प्रोसेसेस के साथ टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं उनका, इन सब का इंट्रोडक्शन बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम इंशाल्लाह कल जो है वो कैरी ऑन करेंगे। जो डिटेल्स हैं हमारी प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट जो जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इन सब को हम डिटेल से देखेंगे। और ये सारी सिर्फ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इनको हम मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट वाटर पे अप्लाई करने के लिए हम इनको स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है वो अपना फर्दर इसको कैरी ऑन करेंगे, अपने सब्जेक्ट की तरफ प्रॉपर जो हमारा काम है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो अब
कुर्बान आप सबसे कोऑर्डिनेट कर लिया करें, जैन या कुर्बान, आप दोनों ही क्योंकि आ रहे हैं क्लास में बार बार, एक तो सबसे कोऑर्डिनेट कर लें और दूसरा मुझे आपने टाइम बताना है कि कब क्लास जो है हम वो ले सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक में अगर मैं अवेलेबल नहीं भी होता तो हमारा लॉस ना हो, हमारा काम जो है वो पहले से ही हुआ हो, हमारा कोर्स जो है वो पीछे ना रह जाए। जी सर, राइट इंशाल्लाह आपको बता देंगे। राइट सर राइट सर। चलें ठीक है, ठीक है, अभी फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर हम इसको कल जो है वो स्टार्ट करेंगे। राइट जी सर, सर, खुदा इंशाल्लाह। कोशिश करें कि सारे लोग आएँ और सारे लोग जो है वो क्लास अटेंड करें। अब ये हम क्लास ख़त्म करने लगे हैं तो मुईद कहाँ से आ गया? सर मैंने क्लास ली है पूरी तरह। भाई ये आपके साथ वाले भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, आपने कौन सी क्लास ली है ये तो थोड़ा सा बता दें, कि थर्मो की तो नहीं ले रहे थे? सर वो आपने जब वो बताया यूनिट से कंपेयर करने वाला, फिर वो डैम वाला, तो तब मैं यही पे था सर। इतने लंबे लेक्चर में आपने सिर्फ यही सुना है? नहीं सर, मैं वैसे आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि उस टाइम में मौजूद था। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने वो सर वहाँ से लेक्चर लिया कि जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास जो ये वो कौन सी है, शेखुपुरा में जो है वो हम उसकी बात कर रहे थे, बिक्की पावर प्लांट की बात कर रहे थे, तब थे आप? नहीं सर, उस टाइम सर असल में मेरा इंटरनेट आ जा रहा था, मैं बीच में आया हूँ फिर गया हूँ, फिर आया हूँ फिर गया हूँ, इस तरह। भाई इंटरनेट वाला जो है ना, ये बहाना नहीं करना, ठीक है ना? क्लास लो ठीक है प्रॉपर, सर। आप इस यस। सब्जेक्ट को कैरी ऑन ना करो, अब तो आपको खुद खुदा का खौफ आना चाहिए कि यार सब कुछ हो गया है और अब हम घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे सब्जेक्ट रहते हैं। इंजीनियर बनो, राइट सर। जाके कोई जॉब करो, कोई तरीकाकार जो प्रोफेशनल लाइफ में जाओ, क्यों इधर अभी तक यूनिवर्सिटी में स्टक हुए पड़े हो? और ऐसे ही अब जो सेकंड मौका मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो भी नहीं कैरी ऑन करना, उसको भी कोई इरादा नहीं है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट का। ठीक है सर। क्लास में आया करो, ठीक है? ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।